बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट देखा और आज वही जो कुछ हमने पढ़ा आज उसको हम अपने पास्ट पेपर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर हमें एग्जामिनर कितना तंग कर लेता है, कितने मुश्किल क्वेश्चंस कर देगा हमारे लिए। सो वील स्टार्ट विद, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 से। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं है तो थोड़ा अगेन पुराना, लेकिन हर उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे जिसमें कोई नई नई बात होगी। वैसे इस टॉपिक में कोई बहुत सारी नई बातें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये हम करने जा रहे हैं नवंबर 2016 P33 का। तो यहाँ लिख लेते हैं नवंबर 2016 P33। ठीक है। एंड ये पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि यार M Limited manufactures a single product. The following balances have been extracted from the ledgers for the year ended December 2015 मींस ये आपको एक बैलेंसेस दे रहा है और इसके बैलेंसेस में आप देखेंगे सबसे पहले आपको पता है कि आपको इन्वेंट्रीज गिवन है ऑन 1 जनवरी 2015 की। रॉ मटेरियल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही जाएगा, और जो फिनिश गुड्स हैं वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। एंड डू रिमेंबर, इनकम स्टेटमेंट में जब भी फिनिश गुड्स को रिकॉर्ड किया जाएगा तो हमेशा एट ट्रांसफर प्राइस रिकॉर्ड किया जाएगा और यहाँ पे वो ट्रांसफर प्राइस दी हुई है। अगर किसी सवाल में हम देखें कि यहाँ पे कॉस्ट लिखी हुई है तो हम उसको पहले ट्रांसफर प्राइस में कन्वर्ट करेंगे और फिर रिकॉर्ड करेंगे। जिंदगी भर याद रखना इस बात को, क्योंकि फ्री फंड के मार्क्स मिलेंगे तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के टॉपिक के अंदर। इनकम स्टेटमेंट जब भी बनाओगे तो इन्वेंट्रीज को ट्रांसफर प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। किस पे रिकॉर्ड करोगे? ट्रांसफर प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। नाउ आगे बोलता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। कैरेज इनवर्ड्स है, ये कैरेज इनवर्ड्स हमेशा रॉ मटेरियल पे ही लगेगा क्योंकि रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स, सेल्स के ऊपर कैरेज लग रहा है तो ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। इनडायरेक्ट वेजेस भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी क्योंकि ये ओवरहेड है। उसके बाद जो रेंट है ना, रेंट बेसिकली एक कॉमन कॉस्ट होती है जो कि इनकम स्टेटमेंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दोनों में अपनी अपोर्शनमेंट के साथ जाएगी, यानी कि एलोकेट करनी पड़ेगी आपको, वो सवाल में बताया हुआ होगा। इसी तरीके से हीट लाइट एंड पावर भी एक कॉमन कॉस्ट है, तो इसका भी उसने रेशो बताया हुआ होगा कि किस तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस भी एक कॉमन कॉस्ट है, तो ये भी दोनों जगह पे जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में भी और क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी, बट आपको वो क्लैरिटी देगा कि ये कैसे जाएगी। उसके बाद आगे आ जाओ तो ऑफिस सैलरीज हैं, ऑफिस की सैलरीज हैं तो फिर इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे। रेवेन्यू यानी कि सेल्स इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी। फिर आपको प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट दिया हुआ है। ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है मेरा बेटा? प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। आपको याद है कल की क्लास में मैंने आप लोगों से यानी कि कल की क्लास का मतलब यही होता है कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आपसे ये बात करी थी कि यार ये जो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट है इसका एक बीडी बैलेंस होता है और एक सीडी बैलेंस होता है, राइट? हमने ये बात करी थी। अब ये जो आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब यह है कि तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री में कितना प्रॉफिट शामिल है। तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री में कितना प्रॉफिट शामिल है, यानी कि ये बीडी बैलेंस दिया हुआ है आपको सवाल में। किसका? प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का। इसका मतलब आसान लफ्जों में ये भी है कि जो तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री है जो कि तुम्हें ये दी हुई ऊपर, इसके अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है? 2484 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि यार मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री है तो लास्ट ईयर से फॉरवर्ड होके आई होंगी, ब्रॉड डाउन बना होगा, और ये जो तुम्हारा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट है ये भी ओपनिंग है, यानी कि लास्ट ईयर से फॉरवर्ड होके, ब्रॉड फॉरवर्ड होके करंट ईयर के अंदर आया होगा। तो अगर मैं तुमसे ये बात करूं, मैं अगर तुम लोगों से ये बात पूछूं कि मेरा बेटा मुझे ये बता दो कि यार तुम्हारा फैक्ट्री प्रॉफिट कितना रखता था, तो तुम ये बोलोगे कि सर ये जो आपके पास 14904 है ना, ये बेसिकली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की वैल्यू है, यानी कि ये ट्रांसफर वैल्यू है। तो सर इसके अंदर कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। लेकिन सर हमें ये नहीं पता कि कितना परसेंट प्रॉफिट इंक्लूडेड है। लेकिन आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि आप पहले ओपनिंग या फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई? तुम्हें ये पता है ना कि इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है, राइट? तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगी कि मेरी जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट कितनी है। हाँ सर पता लग जाएगी। तो 14904 माइनस 2484 ही है ना? हाँ जी। तो ये मेरे पास बन रहा है आंसर 12420। और इसका मतलब ये हो गया कि यार ये जो 12420 है ये मेरी
ओपनिंग इन्वेंट्री की ट्रांसफर प्राइस थी, ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकल गई, क्योंकि मैंने इसमें से क्या माइनस कर दिया, जो इसमें प्रॉफिट शामिल था वो मैंने माइनस कर दिया, तो ये उसकी क्या है सर, ये उसकी कॉस्ट है। और इस कॉस्ट के ऊपर मैंने कोई एक्स परसेंटेज लगाई होगी, कोई एक्स परसेंटेज लगाई होगी, तो मेरे पास प्रॉफिट आया होगा 2484। तो मैंने वो एक्स कितना लगाया होगा, तो मैं क्या करूंगा, आसान लफ्जों में 2484 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 100 से, और डिवाइड कर दूंगा उसकी जो कॉस्ट है 12420 से, तो मेरे पास x निकल के आ जाएगा। तो आ जाए कैलकुलेट करते हैं, 2484 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12420, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 20। इसका मतलब 20% फैक्ट्री प्रॉफिट रखती थी। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका ये भी हो सकता था कि तुमने कॉस्ट निकाल ली थी, तो तुम बोलते जो ये कॉस्ट है ना सर, ये 12420 की जो कॉस्ट है, कि कॉस्ट हमेशा 100% होती है। तो हमें नहीं पता कि प्रॉफिट कितना परसेंट है, लेकिन हमें ये पता है कि प्रॉफिट कितना है, 2484 का प्रॉफिट है। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे हो जाएगा, 2484 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12420, तो तुम्हारे पास अगेन x निकल के आएगा 20%। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा फैक्ट्री जो प्रॉफिट रखा है फैक्ट्री ने लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर प्रॉफिट 20% रखा था उसने। ठीक है, अब अगर एग्जामिनर खामोश रहे पूरे सवाल में, तो आपको ये खुद जान जाना चाहिए कि फैक्ट्री प्रॉफिट 20% का रखती थी। तो ये आपको एक छोटी सी क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएंगे और उसको अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, तो हमने ये जान लिया कि मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री में कितना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है, तो मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी होगी, अगर ये प्रॉफिट को निकाल दूं तो इतनी होगी, और इस कॉस्ट पे मैं इतना प्रॉफिट रखता हूं, तो वो कितना परसेंट रखता हूँ, वो परसेंट 20% है। तो फैक्ट्री प्रॉफिट आपके पास यहां से भी पता लग सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं अभी सवाल के अंदर। उसके बाद आपको बोलता है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है। अब ये बेसिकली इसकी डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी। ऑफिस इक्विपमेंट है, तो इसकी डेप्रिसिएशन जब आप निकालोगे तो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी। इसी तरीके से मोटर व्हीकल यूज बाय सेल्समैन, तो सेल्समैन यूज करता है, यानी कि ये ऑफिस में इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि सेल्स करने के लिए ये खर्चा हो रहा है। और उसके बाद पर आपको कुछ प्रोविजंस गिवन है। अगर आप इन प्रोविजंस पे नजर डालें, तो एक प्लांट एंड मशीनरी का प्रोविजन है, उसके बाद एक ऑफिस इक्विपमेंट का प्रोविजन है, और एक मोटर व्हीकल का। इनका इस्तेमाल दो ही जगह पे होगा, या तो आरबीएम यूज हो रहा हो, या फिर बैलेंस शीट जब बनानी हो तभी इन प्रोविजंस को इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, उसके बाद तुम आगे आ जाओ जरा, तो फिर अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, इसके अंदर बोलता है इन्वेंट्रीज एट 31 दिसंबर 2015। अब देखो, ये तुम्हें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दे दी, कौन सी, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। उसके अंदर सबसे पहले तुम्हें दे दिया रॉ मटेरियल, ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। इसी तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है आपको, तो ये जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, ये भी कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और फिर आपको फिनिश गुड्स दी हुई है, और वो भी एट ट्रांसफर प्राइस दी हुई है, तो फिर हमें टेंशन नहीं है, ये डायरेक्टली उठाएंगे और इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री हो फिनिश गुड्स की या क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, वो ट्रांसफर प्राइस पे ही रिकॉर्ड की जाती है हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। सर, अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया होता, सिर्फ लिखा हुआ होता फिनिश गुड्स, और ये ट्रांसफर प्राइस मेंशन नहीं होता, ये ट्रांसफर प्राइस मेंशन नहीं होता, तो हम क्या मान के चलें कि ये कॉस्ट दी हुई है फिर, या ट्रांसफर प्राइस है। अगर एग्जामिनर साइलेंट है और उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ फिनिश गुड्स लिखी हुई है, तो आप हमेशा मान लीजिएगा अगर फैक्ट्री प्रॉफिट रखती है, वो नीचे कहीं ना कहीं बताएगा कि फैक्ट्री प्रॉफिट रखती थी, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर वैल्यू ही होगी, बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर वैल्यू ही होगी बाय डिफॉल्ट। अगर दो बातें, या तो इस पे ये खामोश रहेगा और नीचे एडजस्टमेंट बता देगा फैक्ट्री का प्रॉफिट फला फला परसेंट था, तो आप फौरन समझ जाओगे कि ये ट्रांसफर वैल्यू है। या फिर एक हिंट ये भी हो सकती है कि प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ, इसका मतलब प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का बैलेंस है, इसका मतलब ये बिजनेस फैक्ट्री प्रॉफिट रखता है। तो जब ये फैक्ट्री प्रॉफिट रखता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रांसफर प्राइस है, अगर ये एग्जामिनर साइलेंट भी है, ये जो फिनिश गुड्स है, ये अगर एग्जामिनर साइलेंट भी है, तो ये ट्रांसफर प्राइस ही मानी जाएगी। क्लियर। और अगर कॉस्ट लिखेगा तो फिर कॉस्ट है, और उसको फिर आप ट्रांसफर प्राइस में कन्वर्ट करोगे। लेकिन खामोश है तो भी ट्रांसफर प्राइस है, लिख के दे रहा है ट्रांसफर प्राइस तो भी ट्रांसफर प्राइस है, कॉस्ट लिख के दे रहा है तो फिर कन्वर्ट किया जाएगा उसको ट्रांसफर प्राइस में, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में फिनिश गुड्स को एट ट्रांसफर प्राइस ही रिकॉर्ड किया जाता है। Clear. Now, let's move to the next adjustment. Adjustment number which is 2. उसके अंदर expenses are to be apportioned. तो देखो, मैंने तुम्हें बोला ना कि कुछ common expenditures थे, rent, heat and light, general expense। ये common expenses हैं, ये दोनों जगह पे जाएंगे। तो income statement और balance sheet, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऐसे जाएंगे कि आपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वो कितना कितना डालना है, इतना डालना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। सो ये इस तरीके से जाएगा। बाकी जो बचेगा वो आप ले जाओगे कहाँ पे,
अपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर। सो लेट्स कैलकुलेटेड, लेकिन अभी नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। बोलता है रेंट हैज बीन प्रीपेड 4000, हीट एंड लाइट दिसंबर 2015, और हीट एंड लाइट अरियर्स 3500 रुपए का, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो देखो तुम्हारा जो रेंट है ना, वो ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है 49,000 का लिखा हुआ है। 49,000 का रेंट था, उसके अंदर तुम्हारा 4,000 रुपए का प्रीपेड था। तो इसमें से 4,000 माइनस कर दो, बचा कितना? 45,000। 45,000 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 4/5 से, तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है। सो लेट्स कैलकुलेट इट आउट। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 विच मेक्स 36,000। यानी कि 36,000 का तुम्हारा ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा? रेंट का फैक्ट्री के अंदर जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और अगर मैं तुमसे बोलूं इनकम स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड करोगे, तो तुम बोलोगे सर इसमें से 45,000 माइनस कर लें, तो ये बन रहा है 9,000। तो 9,000 चला जाएगा तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इसी तरीके से अगर तुम हीट एंड लाइट ऊपर देखो, तो वो लिखा हुआ है 28,600 का, दिख रहा है ना ऊपर लिखा हुआ, सबको दिख रहा है ना, ये रहा 28,600 का। इसके अंदर कुछ अक्रूड था, और वो अक्रूड कितना था? 3,500 का था। तो 3,500 इसके अंदर आप ऐड कर दोगे पहले तो 28,600 प्लस 3,500 विच मेक्स इन टोटल 31,200। और इसका 4/5, देखो यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ है? 4/5। तो 4/5 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट इट आउट। मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 विच इज 2,5,680 एंड माइनस 31,200। तो ये बन जाएगा 5,520 का इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे हीट एंड लाइट के खर्चे को। जो जनरल एक्सपेंस है वो आपको ऊपर नजर आ रहा होगा 12,600 का। तो 12,600 का जो तुम्हारा जनरल एक्सपेंस है, तो 12,600 पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसको डायरेक्टली तुम क्या कर लोगे? इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा। लेट्स कैलकुलेट 12,600 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 विच इज 9,450। ये इधर रिकॉर्ड होगा, और इसमें से माइनस कर दो 12,600, तो वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा 3,150 का। क्लियर हो गई बात यहां तक आपको? तो सबसे पहले तो आपको ये हम लोगों ने अपोर्शनमेंट बता दी कि किस तरीके से इन ओवरहेड्स को हमने एलोकेट करना था फैक्ट्री के अंदर और इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो हमने वो कर दिया। अब ये हम जब बनाएंगे तो इन वैल्यूज को उठा के डायरेक्टली लिख देंगे। आगे वो बोलता है नंबर 5 एडजस्टमेंट, बोलता है कंप्लीटेड गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट अ मार्कअप ऑन फैक्ट्री प्रॉफिट कॉस्ट, ट्रांसफर्ड एट अ मार्कअप ऑन फैक्ट्री प्रॉफिट कॉस्ट 20%। अब देखो A2 लेवल का सवाल है, तो ये 20% ना हम ऑलरेडी ऊपर अपनी कैलकुलेशन से निकाल चुके थे। ये 20% हम ऑलरेडी अपनी कैलकुलेशन से निकाल चुके थे। एग्जामिनर ने अगर नहीं भी दिया हुआ होता ना, तो वी डोंट केयर, हमें खुद भी कैलकुलेट करने आती है ये चीज। बट आपके लिए वो टाइम सेव करने के लिए उसने बोला कि भाई फैक्ट्री 20% का प्रॉफिट रखती थी, वो एडजस्टमेंट भी देती। अब आगे वो आपसे बोलता है कि भाई जो आपकी डेप्रिसिएशन है ना, वो आपने प्लांट एंड मशीनरी पे 10% कॉस्ट पे लगानी है। मोटर व्हीकल जो कि इस्तेमाल हो रही थी आपके ऑफिस के अंदर, उस पर भी कॉस्ट पे 25%, और ऑफिस इक्विपमेंट पे 15% लगाना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ना इसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं। सो अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास पहले प्लांट एंड मशीनरी पे कॉस्ट पे लगना है। तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट आपको नजर आ रही है कितने की है? सर 2 लाख की है। तो बेटा 2 लाख का कितना परसेंट निकालोगे? सर 10% निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 20,000। तो 20,000 की डेप्रिसिएशन है, ये रिकॉर्ड कहाँ होगी? सर ये प्लांट एंड मशीनरी लगी ही फैक्ट्री में होती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जानी चाहिए। इसी तरीके से मोटर व्हीकल के ऊपर आपने 25% लगाना है ऑन कॉस्ट। इसका मतलब मोटर व्हीकल की कॉस्ट देख लें, विच इज 25,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25,000, और उसके ऊपर लगा देंगे 25%। सो आंसर आ जाएगा कितना? लेट्स कैलकुलेट इट आउट। 25,000 into 25% विच इज 6,250। 6,250, और ये कहाँ चली जाएगी? इनकम स्टेटमेंट। देन ऑफिस इक्विपमेंट है, वो नेट बुक वैल्यू पे लग रहा है, यानी कि आरबीएम यूज होगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट 15,000 है, और उसकी नेट बुक वैल्यू 4600 है। तो पहले वो प्रोविजन 4600 है, तो आप क्या करें? पहले आप लिखें 15,000 माइनस 4600 इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो 15,000 माइनस 4600, ये आ गया आपके पास 10400, और इसके ऊपर आप लगाते हैं फिर 15%। तो भाई आ जाओ, इस पे लगा देते हैं 15%। सो वी विल गेट द आंसर 1560। तो ये जो आपके पास 1560 आ रही है डेप्रिसिएशन, ये भी इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। एंड सारी एडजस्टमेंट्स भी हमने कर ली, सारी बातें भी कर ली, सारी चीजें भी पढ़ ली। नाउ एग्जामिनर इज आस्किंग मी टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नाउ दिस विल बी समथिंग वेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम करेंगे क्या? वी विल स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विद ओपनिंग रॉ मटेरियल, यानी कि ओपनिंग
इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, मैं इधर शॉर्ट करके लिख रहा हूं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल अगर आप देखें तो सवाल में आपको डायरेक्टली गिवन थी, द ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10,400, राइट? सो आई विल राइट इट डाउन 10,400 ओवर हियर, 10,400, एंड देन आई विल ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको ऑलरेडी सवाल के अंदर गिवन था 146,200। जितनी येलो से चीजें मार्क हैं ये सारी वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जानी है, तो 146,200 रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, 146,200। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कुछ कैरेज लगे थे, कैरेज इनवर्ट्स 3160 के, वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो कैरेज इनवर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में जब भी कैरेज इनवर्ट्स दिया हुआ हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा 3160, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे 3160, एंड देन फिर यहाँ पे आपने लेस कर देना है, कोई रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल तो था नहीं, तो फिर आप यहाँ पे करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की जो तुम्हें गिवन है वो ये रही, और आपको पता है ना एज पर IS2 इन्वेंट्रीज होती भी तीन टाइप की हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स। ठीक है, अच्छा भाई, 11,750 तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, 11,750, एंड देन आई विल सब्ट्रैक्ट इट टू गेट द आंसर, और वो पहले आंसर निकालते हैं, देन आई विल टेल यू कि वो होता क्या है, 10400 प्लस 146,200 प्लस 3160 माइनस 11750, विच मेक्स इन टोटल, यहाँ पे आप लिख लें 148,010। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज भी लिख सकते थे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम भी लिख सकते थे, मैंने पूरा लिख दिया कि आपको कोई डाउट ना रहे कि किस चीज की कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। एंड इन अदर वर्ड्स दिस इज डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल। ये क्या है आपका डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट हो गया। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग डायरेक्ट मटेरियल, अब आप देखें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर है, तो यहाँ पे आप देखो तो आपको एक डायरेक्ट वेजेस गिवन है 249,400 की, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे 249,400 की, और इसको आप बोलेंगे डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन नहीं है, तो देयर फोर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे आपस में, तो ये दोनों एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया, एक डायरेक्ट लेबर हो गई। डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो मैं यहाँ पे लिख देता, लेकिन ये डायरेक्ट लेबर है, तो इधर डायरेक्ट लेबर लिखेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, तो प्लस 249,400 विच मेक्स 397,410, एंड ये तुम्हारे पास आएगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। नाउ वंस यू हैव कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट ना, देन व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड द फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स को, यानी कि ओवरहेड्स रिलेटेड टू फैक्ट्री। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आप ऊपर से देखना शुरू करें तो सबसे पहले आपको एक नजर आएगा इनडायरेक्ट वेजेस, और वो कितने की है, 54,650 की, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 54,650 की, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट वेजेस। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो अगली चीज आपको क्या नजर आ रही है, अगली और कोई ऐसी डायरेक्ट चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप जाएंगी, जो कि कॉमन कॉस्ट थी, और अगर आप कॉमन कॉस्ट को देखें यहाँ पे तो आपको नजर आएंगी, आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। तो आपको ये कॉमन कॉस्ट जो नजर आ रही है वो ये रही आपके सामने स्क्रीन पे। तो पहले रेंट चला जाएगा 36,000 का, जिसकी हम वर्किंग इधर कर चुके हैं, आप लोग पेपर में तो सामने ही शो करेंगे। तो ये जो रेंट था वो हम रिकॉर्ड करेंगे 36,000 का। फिर उसके बाद हीट एंड लाइट था, हीट एंड लाइट, जो तुम्हारा हीट एंड लाइट था वो तुमने कैलकुलेट करा हुआ था 25,680 का, तो 25,680, एंड देन जनरल एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट करे थे
जनरल एक्सपेंसेस थे हमारे 9450 के, तो 9450 आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर नाउ। यहाँ पे मेरे पास पेज खत्म हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक आप देख लें, पहले यहाँ तक हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को थोड़ा सा इस पेज पे एक्सटेंड करते हैं। और अब यहाँ पे आ जाएं आप जरा। अब हम लोग और कौन से एक्सपेंसेस लिखेंगे, हम लोगों ने ये वाले लिख लिए। अब उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन थी, और वो 20,000 रुपए की डेप्रिसिएशन थी प्लांट एंड मशीनरी पे। तो वो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ रिकॉर्ड करते हैं प्लांट या डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। वो 20,000 की आपने कैलकुलेट करी थी। वर्किंग आप यहीं पे ही सामने शो किया करेंगे हमेशा, ऊपर जगह नहीं हो तो नीचे शो कर दें। बट मैंने ये सारी वर्किंग, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा होता हूँ, तो मैं वर्किंग इधर करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका टोटल निकाल लेंगे, सारे जो ओवरहेड्स हैं फैक्ट्री के ओवरहेड्स का टोटल निकाल लेते हैं। सो इट इज 54,650 प्लस 36,000, 54,650 36,000 प्लस 25,680 प्लस 9450 प्लस 20,000, which makes in total 145, यहाँ लिख लेते हैं 145,780, और इसमें ऐड कर लो 39,741, तो ये बन रहा है आपके पास टोटल 59,54,3,190। अब ये बात याद रखिएगा कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इसको कोई नाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके नीचे पहले आप एक एडजस्टमेंट करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस की। तो हम लिखेंगे ओपनिंग work in progress. Don't use short terms in the paper. So the opening work in progress was given in the question. It was 12,600. So I will write it down 12,600. And then I'll subtract the closing work in progress, क्योंकि purchase of work in progress सवालों में normally दिया हुआ नहीं होता. So I will subtract closing work in progress. Now the closing work in progress was given in the question already. If you see, it was 14,670. So I will यहाँ पे separate it 14,670, इसमें से subtract कर देते हैं, तो 12,600 minus 14,670, which makes a answer of negative 2070. And then after that मेरे पास आ जाएगा एक आंसर। तो भाई अब हम इसमें कर देते हैं 543190 माइनस 2070, ये लिखा मैंने 543190 2070, which makes in total 541120, and then this will be called cost of production। लेकिन कहानी यहां तक खत्म नहीं होती, बट हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे ऐड करेंगे फैक्ट्री प्रॉफिट। तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कितना परसेंट प्रॉफिट रखता था, 541120 पे 20% का प्रॉफिट रखा जाता था। तो इसके ऊपर लगा देते हैं 20%, विच मेक्स इन टोटल 108,224। एंड देन हमारे पास ट्रांसफर वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, ट्रांसफर वैल्यू, एंड दैट ट्रांसफर वैल्यू विल बी माइनस, सॉरी ऐड कर देंगे इसके अंदर 541120, तो ये बन रही है हमारे पास 649344। डन। तो यहां तक हम लोगों ने ट्रांसफर वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब ना जब तुम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लिया, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब हम क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। अब जो तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट है ना, वो बड़ी बेसिक सी इनकम स्टेटमेंट ही बनेगी, मतलब आपने इसको लेके कोई कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और वो जो इस इनकम स्टेटमेंट में सिखाऊंगा वही बाकी सारी इनकम स्टेटमेंट में आप अप्लाई भी करोगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द रेवेन्यू। अब जो आपका रेवेन्यू है, अगर आप उसको देखें आके, अब ये ब्लू वाली चीजें देखेंगे ना हम, तो हमारे पास यहाँ पे एक रेवेन्यू नजर आ रहा था, वो ये रहा। रेवेन्यू वॉज 742,490, तो 742,490 का रेवेन्यू आ गया। अच्छा, कोई सेल रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स नहीं थी, तो हम कुछ माइनस नहीं कर रहे। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, या अब हम लोग लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑलवेज डू रिमेंबर कि कॉस्ट ऑफ सेल में आप सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की, किसकी, फिनिश गुड्स की। और याद रखिएगा, ये फिनिश गुड्स की जो इन्वेंटरी हमेशा रिकॉर्ड की जाएगी इनकम स्टेटमेंट में, वो किस पे रिकॉर्ड की जाएगी, ट्रांसफर।
प्राइस पे। ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे रिकॉर्ड की जाएगी, और यहां पे आपको वो एट ट्रांसफर प्राइस ही दी हुई है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री 14904। तो यहां पे लिखेंगे हम 14904। देन यहां पे हम ट्रांसफर वैल्यू ऐड कर देंगे, ट्रांसफर वैल्यू। अब इसमें तो पहले से प्रॉफिट शामिल था और वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कैलकुलेट कर चुके थे। इट वाज 649,344। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 649,344। नाउ आफ्टर दैट हमने क्या करना है? अब हम लोगों ने यहां से लेस कर देना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो तुम क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करोगे फिनिश गुड्स की, वो भी तुम्हें याद रहना चाहिए कि वो तुम रिकॉर्ड करोगे एट ट्रांसफर प्राइस। ये बात याद रखिएगा। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर तुम आगे देखो तो तुम्हें वो एट ट्रांसफर प्राइस पहले से दी हुई है 15750 की, तो ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे 15750। सो 15750। मेक श्योर ये दोनों इन्वेंट्रीज एट ट्रांसफर प्राइस रिकॉर्ड होगी और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। सो लेट्स कैलकुलेट इट आउट। 14904 प्लस 649344 माइनस 15750, तो ये हमारे पास आ रहा है आंसर 648498। एंड देन इसको हम माइनस कर देंगे -742490 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 93992। और इसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप ये बात मानते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये एडजस्टेड नहीं है, क्योंकि इधर ट्रांसफर वैल्यू में भी प्रॉफिट शामिल है, ओपनिंग इन्वेंट्री में भी प्रॉफिट शामिल है और क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी प्रॉफिट शामिल है। तो इन सारे प्रॉफिट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हम अनरियलाइज गेन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपनी बुक्स में। तो सबसे पहले तो जो ट्रांसफर वैल्यू के अंदर प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट में वापस एड बैक कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे एड फैक्ट्री प्रॉफिट। और लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं कि आपने फैक्ट्री प्रॉफिट ट्रांसफर वैल्यू में रिकॉर्ड किया था, तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई होगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए आप ऐड बैक कर दोगे। तो जो आपका फैक्ट्री प्रॉफिट था वो था कितना? 108,224। तो यहाँ ऐड कर देंगे 108,224। एंड देन हमने जो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री है ट्रांसफर प्राइस लिए, यानी कि इनके अंदर प्रॉफिट शामिल है, तो इसमें ये देखेंगे कि प्रॉफिट को कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या? हम यहाँ पे एक वर्किंग पे, कभी कभी एग्जामिनर बनाने को भी दे देगा बहुत सारे मार्क्स के साथ, लेकिन कभी कभी आपको ये वर्किंग में बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जो तुम्हारा बीडी बैलेंस था वो सबसे पहले तुम लिखोगे। बीडी बैलेंस का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री में कितना प्रॉफिट था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में जो तुम्हारा प्रॉफिट था वो था 2484। तो यहाँ पे लिखो 2484। यहाँ तुम लिखोगे सीडी बैलेंस। सीडी बैलेंस का मतलब क्या होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना प्रॉफिट है। तो भाई बड़ा सिंपल सी बात है, क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितनी? सर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 15750। क्या तुम ये बात मानते हो कि जो 15750 है, इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल है? तो कितना प्रॉफिट शामिल होगा? तो तुम इसको, इसके लिए क्या कर लोगे? इसके लिए तुम एक बड़ा सिंपल सा काम कर लोगे। ये 15750 को मल्टीप्लाई कर लोगे 120 से और इसको डिवाइड कर दोगे 20 से, तो तुम्हारे पास एक आंसर आएगा। जरा निकाल के देखते हैं। 15750 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 20, सॉरी 15750, नहीं ये मैंने एक बात गलत कर दी। 15750 तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को तुम इस तरीके से देखो। 15, सॉरी इधर देखो, 15750 है ना, तो ये तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ट्रांसफर वैल्यू पे, तो ये 120% है, तो इसका तुमने 20% निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 20 होगा और डिवाइडेड बाय 120 होगा, तो एक्स निकलेगा ना। ठीक है, तो आ जाए भाई, इसको निकाल लेते हैं। 15750 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, विच इज 2625। यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट कितना है? 2625 है। इससे तुम देख सकते हो कि ये ट्रांसफर वैल्यू थी, तो ट्रांसफर वैल्यू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगी, तो प्रॉफिट 20% है, कॉस्ट हमेशा 100% होती है, तो ये 120% की वैल्यू बनेगी। तो एक्स तुमने निकालना था 20% का, वो तुमने निकाल लिया। अब तुम देखो इंक्रीज है या डिक्रीज है। सर ओपनिंग में 2484 है, अब 2625 है, तो अब बढ़ गया, तो 2484 को माइनस कर दो, तो 141 का तुम्हारा इंक्रीज आ रहा है। तो 141 तुम रिकॉर्ड करोगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो ये इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो हम इसको यहाँ पे
लेस कर देंगे, लेस इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मैं आपको यहाँ पे प्लस माइनस करके भी दिखा सकता था, बट मैं टी अकाउंट इसलिए बनवाता हूं क्योंकि कभी कभी सवाल में वो दे सकता है कि भाई इसका अकाउंट बना के दिखाओ, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। तो 141 यहाँ पे आप माइनस कर देंगे। ठीक हो गया जी, 141। तो आ जाए, पहले एड लेस करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एडजस्टेड क्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया जी। अब जो तुम्हारा एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट है ये कैसे आएगा? तो 93,992 प्लस 108,224 माइनस 141 विच मेक्स इन टोटल 20,705। ये एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्ट हो गया वापस से। अब तुमने क्या करना है, अब इसके अंदर तुम लोगों ने अपने नॉर्मल जो एक्सपेंसेस है उनको लेस कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस जो कि ऑफिस से रिलेटेड है। अब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? अगर तुम यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने ऊपर जितनी भी चीजें थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड की हुई हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है कैरेज आउटपुट्स, तो वो रिकॉर्ड करेंगे। तो कैरेज आउटपुट्स रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले। तो कैरेज आउटपुट्स, जो तुम्हारा कैरेज आउटवर्ड्स है मेरा बेटा, उसकी जो वैल्यू है वो है 2790। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 2790। एंड देन आप आगे बढ़ेंगे इससे, और अब आप देखेंगे और कौन से एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आपकी ये ऑफिस की सैलरीज हैं, तो ऑफिस सैलरीज रिकॉर्ड करेंगे। और ऑफिस सैलरीज की जो वैल्यू है वो है 24,780 की। तो 24,780। नाउ अभी हमारे पास पेज खत्म हो गया, तो हम एक्सटेंड करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट को नेक्स्ट पेज पे ले जाके। सो अगेन वी विल मेक टू कॉलम्स। ठीक है, एंड देन आई विल राइट मोर एक्सपेंसेस ओवर हियर। नाउ अगर आप यहाँ पे आगे देख लें तो अब आपके पास और कोई खास चीज नहीं बची हुई। तो अब आपको यहाँ से ये पता लग रहा है कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस कितने रिकॉर्ड होने हैं। तो वो जनरल एक्सपेंसेस यानी कि कॉमन एक्सपेंसेस वो ये रहे। रेंट जाएगा आपका 9,000 का, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं रेंट। ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ऊपर वाली चीजें नजर आती रहे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंडिचर विच इज 9,000। देन हमारे पास हीट एंड लाइट था, हीट एंड लाइट। एंड देन हमारे पास था जनरल एक्सपेंस। सो हीट एंड लाइट आपका था 5,220। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5,220, और फिर था 3,150। तो ये 5,220 नहीं है, 5,520 है। ये मेरी जिंदगी भर की गलतियां जो है ना, कभी सुधरती नहीं है। 5,520 है, और ये है 3,150। 3,150। फिर आप यहाँ पे मजीद एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ये हम ऑलरेडी अपनी वर्किंग में पीछे कैलकुलेट कर चुके थे। तो जो तुम्हारा ऑफिस इक्विपमेंट था उसकी डेप्रिसिएशन आई थी 1,560, तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे 1,560। और फिर आप लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, वो भी आप पीछे कैलकुलेट कर चुके थे। ये रही 6,250 की। 6,250, एक दफा पीछे जाके देख लेते हैं कोई एक्सपेंस छोड़ा तो नहीं। ब्लू वाली सारी चीजें देख लें। ये तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट था, एसेट के निकाल लिए हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन, तो सारी चीजें कवर हो गई। इसका मतलब यही सारे एक्सपेंसेस हैं। तो आ जाए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 202,075, ये पता नहीं ऊपर वाला कोई आंसर होगा। 2,790 प्लस 24,780 प्लस 9,000 प्लस 5,520 प्लस 3,150 प्लस 1,560 प्लस 6,250। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल बन रहा है 53,050। ठीक है जी। और इसको माइनस कर देंगे हम एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट से, विच वाज 2,075। तो ये मेरे पास बन रहा है डबल वन फोर डबल नहीं 14,9,025। और इसको मैं बोलूंगा ये मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट।
दैट्स इट। अब अगर आप इसको देखें तो ये जो आपकी एक इनकम स्टेटमेंट थी वो भी कंप्लीट हो गई है। पूरी इनकम स्टेटमेंट आपने शुरू करी। जो मेन चीज थी जिसके ऊपर मैंने बहुत स्लो डाउन होकर आपको चीजें समझाई, वो ये वाला पूरा पोर्शन था एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट तक। ये चीज आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा तो बाकी नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट ही रही। तो ये आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने नेट प्रॉफिट तो निकाल लिया, लेकिन इस नेट प्रॉफिट में एक छोटा सा इशू आया। वो इशू ये आया कि हम लोगों ने यहाँ पे जो हीट एंड लाइट की जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने गलत रिकॉर्ड करा। उसकी गलती ये है मेरी कि हमने यहाँ पे ये जो दोनों को ऐड कर रहे हो ना, तो ये 32 100 बन रहा था। तो मैंने कैलकुलेटर में वैसे पहले तो सही लिखा था, ये 32 100 बन रहा है। तो 32 100 का जब आप 4/5 निकालोगे ना, तो 4/5 बनेगा इसका 32 100 × 4 डिवाइडेड बाय 5, तो बन जाएगा 25680। ठीक है, यही आंसर आएगा। और फिर इसको आप माइनस करोगे 32 100 से, तो आपके पास आएगा 6420। मैंने क्या किया, ये माइनस करते हुए ये वैल्यू 31200 से माइनस करती। ठीक है, तो ये वैल्यू हम सही कर लेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 6420 की। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप हीट एंड लाइट रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ये रिकॉर्ड करेंगे 6420। और अब इनका दोबारा से जरा टोटल निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2790 +24780 +9000 +6420 +3150 +1560 +6250। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारे पास 53,950। ठीक है, तो ये 53,050 नहीं, 53,950 बन जाएगा। और इसको फिर आप माइनस कर दो 202075 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 148,125। कैलकुलेशन की गलती समझ आई कि हम इसको कैलकुलेट करते हुए मैंने क्या किया, मैंने ये वैल्यू निकाली, ये वैल्यू आ गई। इसको माइनस करना था मैंने 31200 से, मैंने वो 32100 से, लेकिन मैंने इसको 31200 से माइनस कर दिया। इस वजह से मेरा ये आंसर थोड़ा सा गलत आया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा था। तो दिस इज द गलती जो हम लोगों ने यहाँ पे अब सुधार ली है। सो हियर वी गो, ये अब पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर आपसे ये दो काम उसने बोले थे, हमने ये दो काम कर लिए। उसके बाद बोलता है कि यार एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रांसफर वैल्यू। ट्रांसफर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट या फैक्ट्री प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, उसको हम ट्रांसफर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल सा बनता है। उसके बाद आगे वो बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर विच इज अ मैक्सिमम दैट कैन बी प्रोड्यूस। बोल रहा है ये जो फैक्ट्री है ना, इस फैक्ट्री के अंदर 10,000 मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं एक साल के अंदर, और वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अ सप्लायर has offered to supply the product to M Limited for 60 per unit in the future। बोल रहा है कि एक सप्लायर आया, उसने बोला कि भाई ये तुम क्यों प्रोडक्शन कर रहे हो, मैं तुम्हें 60 रुपए में एक यूनिट बना के दूंगा। अब अगर तुम नोटिस करो अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को आके देखो, तो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन की कॉस्ट आ कितनी रही है। तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 541,120, और तुम 10,000 यूनिट्स बना रहे हो। तो इसकी वैल्यू बन गई 54.1120। यानी कि तुम एक प्रोडक्ट बनाते हो तो तुम्हें वो एक प्रोडक्ट कितने का पड़ता है, 54.112 का पड़ता है। एक सप्लायर आया, उसने बोला भाई खुद क्यों बना रहे हो, मुझसे ले लो। कितने में, 60 रुपए में। तो तुम्हें ये क्या अच्छी बात लगती है भाई? इसके बड़े नुकसानात हैं। क्या नुकसानात हैं? पहली बात तो तुम्हें कॉस्ट ही ज्यादा पड़ रही है, तो तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी वैसी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। दूसरी बात, तुम्हारी एक सप्लायर पे डिपेंडेंसी चली पड़ जाएगी। तीसरी बात, जो इतनी इन्वेस्टमेंट करके तुमने प्लांट मशीन लगा के पूरी फैक्ट्री बनाई हुई है, एक मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हो, और जो कि प्रॉफिटेबल भी है, तो क्यों कन्वर्ट करोगे? कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है, हो सकता है कि जो क्वालिटी हो वो अप टू द मार्क ना मिले तुम्हें सप्लायर से, तो इसका जवाब तो स्ट्रेट अवे नो है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इससे हम बनवा लेंगे। हाँ, ये जरूर बात कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर को दोनों वे में बात अच्छी लगती है। तो ये बात जरूर कर सकते हो कि अगर हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और हमें अगर फर्दर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाता है, तो हम सोच सकते हैं कि कुछ यूनिट्स इससे डायरेक्ट बाय करके और अपने कस्टमर को दे दे, ताकि हमारा कस्टमर मेंटेन रहे। सिर्फ ये काम कर सकते हैं। जब 10,000 की कैपेसिटी से ऊपर डिमांड बढ़ेगी, तो इससे हम कुछ ना कुछ बाय कर लेंगे, वरना अभी इसे बाय करना कुछ भी वायबल नहीं है, क्योंकि हमें खुद चीज 54 की पड़ रही है। अब बच्चा पता है क्या करता, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, बच्चा पता है क्या करता, बच्चा इसको डिवाइड करता 10,000 से, और फिर वो बोलता कि यार 64.9344 की कॉस्ट आ रही है, बाहर से सस्ता मिल रहा है,
तो सोचा जा सकता है इसके बारे में, भाई ये तो जो वैल्यू है तो ट्रांसफर वैल्यू है, इसमें तो तुमने प्रॉफिट पहले से शामिल किया हुआ है, तुम्हारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं लिखवाता भी हूं यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 54.1120. It means that you are making this unit for 54.112 and someone is going to sell you for $60. तो तुम क्यों लोगे उससे भाई, नहीं लोगे। बात समझ रही? तो एग्जामिनर ने क्या चेक करने के लिए सवाल पूछा है मैं बताऊं, ये चेक करने के लिए कि बच्चा ये मानता है कि ये जो कॉस्ट कैलकुलेट करेगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कैलकुलेट करेगा, ना कि ट्रांसफर वैल्यू से। तो जिसने ट्रांसफर वैल्यू को 10,000 से डिवाइड करके 64 की वैल्यू रख के और ये आंसर दिया होगा ना, तो उसके मार्क्स बड़े तेजी से कटे होंगे और एग्जामिनर बोला होगा बेवकूफ बच्चा है, जाया बच्चा है। तो इसी वजह से इस बात के लिए मैंने आपको ये सारे पॉइंटर्स भी बता दिए और ये बात भी आपको क्लियर कर दी, तो ये वाला पॉइंट भी आपको 100% क्लियर होना चाहिए और अब आप जितना चाहें इसके ऊपर आराम से लिख सकते हैं। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट को निकालने के लिए, वो पर यूनिट की कॉस्ट को निकालने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे। बात समझ रही? नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 थे, उसने यहाँ पे बता दिया, तो इसको किससे डिवाइड करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, ना कि ट्रांसफर वैल्यू से। बात समझ आई? क्लियर? तो ये एक पूरा क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया।